सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर का ब्रह्मा सीरीज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज ये जो सेशन है ये सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया। पूरा आपका जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगी फुल एक्सप्लेन के साथ, वो सारे आपके प्रीवियस ईयर है। तो प्लीज इस यहाँ से आपको जितने भी डाउट होंगे या जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है, वहां पे क्या होगा कि आपको चीजों को उसको नोट करना है, जो चीज आपको नहीं पता है, एंड देन उसका रिवीजन करना है। किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है गाइज ये ट्रिक। तो ये जो है आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है। तो अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है। तो सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर राष्ट्रीय शुद्धापात। तो यहाँ पे बहुत लोगों को जो है ये हिंदी में भी प्रॉब्लम होता है, तो दोनों आप याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश आपको दोनों याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश भी दे देते हैं और कभी कभी हिंदी भी रहता है, ठीक है ना। तो दोनों। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कौन सा हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका हो गया जीएनपी, ठीक है ना। कभी कभी ऑप्शन में ऐसे शॉर्टकट भी दे देता है। इसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा एनडीपी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका कौन सा होगा, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी। और एक आपका लास्टली बच गया, कौन सा है आपका राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी आपका क्या हो गया गाइस, तो ये हो गया एनएनपी। एनएनपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में आपको कभी हिंदी में दे सकता है, कभी फुल आपको ऐसे भी कभी शॉर्टकट भी दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये तीनों जो मैं लिखाई हूँ ये पूरा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप, यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे प्रयुक्त माप किस पे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी। यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें जीडीपी के बारे में, तो जीडीपी के बारे में आपको क्या याद रखना है, जीडीपी के बारे में याद रखना है कि ये जो लगता है, ये इसका जो होता है, यानी कि ये क्या होता है, एक देश की सीमाओं के अंदर ही जो है यानी कि जितना भी उत्पादन होता है उसका जो है मूल्य जो होता है वो आपका जीडीपी होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, भारत में कोई भी कंपनी, चाहे वो विदेश की कंपनी हो या भारत की ही कंपनी हो, कोई भी चीज बनाती है, कोई भी वस्तु बनाती है, तो उस पे जो है ये जो है जो कर लगता है, तो वो भारत सरकार के द्वारा लगता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जितनी भी वस्तुएं होता है जो देश के अंदर बनी हो, और चाहे वो विदेश की कंपनी बनाई हो, चाहे वो देसी कंपनी बनाई हो, तो ये इसका मतलब आपको ये याद रखना है, उसमें उसी इसको शामिल किया गया है। तो इसमें शामिल क्या होता है ये याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा सभी वस्तुएं, सभी वस्तुओं पे ये लगता है, ठीक है। सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं और सेवाएं दोनों याद रखिएगा। सभी वस्तुएं और सेवाएं जो देश के अंदर, जो देश के अंदर बनी हो,
देश के अंदर बनी। और कंपनी चाहे कोई भी हो, कंपनी विदेशी हो या फिर देशी हो, कंपनी विदेशी हो कंपनी विदेशी हो या फिर या देशी हो। तो दो चीज आपको समझना है, पहला आपको जीडीपी समझना और इसके बाद जो है एक आपको जीएनपी समझना है। जीएनपी क्या है? जो कि आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो ये आपका है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो ये आपको समझना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसका करती हूँ, ठीक है। इसके लिए एक्सप्लेन मैं कहाँ पे करूँ? जगह बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे जीएनपी का मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जीएनपी में आपको क्या समझना है? जीएनपी में सोच समझना है आपको ये कि जो देश के नागरिक जो है और ये जो है ये किसके द्वारा और कंपनियों द्वारा जो है देश के अंदर और बाहर जितना उत्पादन हुआ है उसका कुल मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, देश का नागरिक हो, नागरिक या फिर कंपनी हो, देश का नागरिक या कंपनी, कंपनियों लिख लीजिए, बहुत सारी कंपनियां, और नागरिकों, देश के नागरिकों या कंपनियों द्वारा देश के अंदर, देश के अंदर, अंदर और बाहर जितना उत्पादन हुआ और बाहर जितना उत्पादन हुआ है उसका कुल मूल्य, जितना उत्पादन हुआ, उत्पादन हुआ उसका कुल मूल्य। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो याद रखिएगा, कुल, कुल मूल्य, ठीक है। तो ये दोनों यानी ये देश के अंदर बनी हो चाहे कंपनी विदेशी हो या फिर देशी हो, तो ये जो है ये क्या लगता है? जीडीपी लगता है। और ये क्या लगता है? देश के नागरिक या फिर कंपनी द्वारा देश के अंदर और बाहर जितना उत्पादन हुआ है उसका कुल जो है मूल्य, ठीक है ना। तो ये जीडीपी और जीएनपी दोनों के बारे में आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रसिद्ध दोआब क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको दोआब का मतलब समझाती हूँ। दोआब मतलब होता क्या है? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि, ठीक है। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि उसे हम दोआब कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो है भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा यमुना दोआब जो है ये सबसे प्रसिद्ध दोआब है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है गाइस? गंगा और यमुना दोआब जो है ये कहाँ, कौन से राज्य से कौन से राज्य तक फैला हुआ है? तो याद रखिएगा गंगा यमुना दोआब जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहले तो आपको ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि याद रखिएगा ये हरिद्वार से लेकर जो है दक्षिण में जो है ये कहाँ तक ये आपका हो गया प्रयागराज यानी इलाहाबाद तक। तो याद रखिएगा ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो हरिद्वार, हरिद्वार से प्रयागराज, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद तक फैला है। तो ये भी याद रखिएगा ये गंगा यमुना तो आपके बारे में। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसकी जो है लंबाई कितनी है? तो इस द्वीप की लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर लंबाई है। लंबाई, इस द्वीप की लंबाई 800 किलोमीटर है और चौड़ाई याद रखिएगा 100 किलोमीटर है। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 100 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ द्वीप के बारे में लिखा रही हूँ।
जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि रावी और जो है चेनाब के बीच कौन सा द्वाब है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रावी और चेनाब के बीच, रावी और चेनाब के बीच, चेनाब के बीच जो है ये कौन सा द्वाब है गाइस, तो याद रखिएगा रावी और चेनाब के बीच जो है रचना द्वाब है, ठीक है ना। कौन सा द्वाब है? रचना द्वाब, रचना द्वाब। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये हो गया रावी और चेनाब के बीच है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा आपको ये याद रखना है कि चेनाब और झेलम के बीच कौन सा ये है द्वाब है, चेनाब और झेलम के बीच, चेनाब और झेलम के बीच। तो चेनाब और झेलम के बीच जो है ये कौन सा है? जचना द्वाब, जचना, जचना द्वाब, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक और याद रख लीजिएगा, एक और आपको कौन सा याद रखना है? व्यास और रावी के बीच कौन सा द्वाब है? व्यास और रावी के बीच, तो याद रखिएगा व्यास और रावी के बीच जो है बारी द्वाब है, बारी द्वाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के पश्चात इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। तो 1851 में तो बॉम्बे हेराल्ड, रास्ता गफ्तार, बॉम्बे पोस्ट या फिर सोम प्रकाश। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रास्ता गफ्तार, ठीक है ना। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो रास्ता गफ्तार था ये इसकी स्थापना हुई थी 1854 में, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये रास्ता गफ्तार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी ये स्टार्ट कब हुआ था, ये हो गया था 1854 में, ठीक है। 1854 में हुआ था। और याद रखिएगा ये जो है कौन सी भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा ये जो पत्रिका थी गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी। और इसके जो है प्रकाशक कौन है, अगर आपसे पूछा जाए प्रकाशक, प्रकाशक तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है रास्ता गुफ्तार के बारे में। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बॉम्बे हेराल्ड। तो बॉम्बे हेराल्ड के बारे में आपको क्या याद रखना है guys? तो याद रखिएगा जो बॉम्बे हेराल्ड था इसके स्टार्टिंग हुआ था लगभग 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। ये जो है कब स्टार्ट हुआ था? 18वीं, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है कौन सी भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो ये जो बॉम्बे हेराल्ड था ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गैस, तो याद रखिएगा ये जो था ये ब्रिटिश शासन और के दौरान जो है व्यापारिक और प्रशासनिक सूचनाओं के लिए जो है इसे स्टार्ट किया गया था बॉम्बे हेराल्ड को, ठीक है। इसके बाद बॉम्बे पोस्ट जो है ये 19वीं शताब्दी में हुआ था, ये भी अंग्रेजी भाषा में था। और इसमें क्या था कि इसमें जो ये जो समाचार था ये भी व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी देना था, इस दोनों का सेम ही था, ठीक है ना। दोनों अंग्रेजी भाषा में था। तो याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सोम प्रकाश के बारे में। तो सोम प्रकाश के बारे में आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1858 में हुई थी, यानी 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो कौन सी भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था ये बंगाली, बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसके जो है प्रकाशक कौन है, तो याद रखिएगा इसके प्रकाशक हैं आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
ये कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा ये थे प्रकाशक, सोम प्रकाश के। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आप सभी को पता होगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को, 22 भाषाओं को, याद रखिएगा 22 भाषाओं को शामिल किया गया। 22 भाषाओं को शामिल किया गया, शामिल किया गया। जिसमें से आपको ये याद रखना है कि 22 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें से जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम, यानी कि पहले जो है कितने भाषा को शामिल किया गया था? पहले 14 भाषा को शामिल किया गया था। ठीक है ना, पहले 14 भाषाओं को, ठीक है ना, पहले 14 भाषाओं को शामिल किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, तो 14 भाषा को शामिल किया गया। टोटल अभी 22 भाषा है वर्तमान में, तो कितना भाषा अभी जो है जुड़ा होगा? तो 14 छो आपका हो गया 20 और 2 22, यानी कि 6 7 8 भाषा को शामिल किया गया। तो ये जो 8 भाषा है ना, ये जरूर एग्जाम में पूछता है कि वो 8 भाषा कौन कौन सा है जिसे शामिल किया गया। यानी कि 8 भाषा को जो है बाद में, यानी कि संशोधन, 8 भाषा को संशोधन करके इसे शामिल किया गया है, संशोधन करके। ठीक है ना, तो 8 भाषा कौन कौन सी है? तो पहला आपको याद रखिएगा, ये जो है कौन सा भाषा है, आपको याद रखना है 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें सिंधी भाषा को 1967 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है ना, तो इसमें जो है याद रखिएगा कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया? 19 सिंधी भाषा को 1967 में शामिल किया गया था। ठीक है ना, तो शामिल किया गया तो कोई तो संशोधन हुआ होगा। तो कौन सा संशोधन हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा ये हुआ था 21वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना, 21वां संशोधन था। 21वां संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को शामिल किया गया। इसके अलावा एक भाषा तो हो गया, अब यहाँ पे 7 भाषा बचता है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दो और संशोधन याद रखना है, एक आपको याद रखना है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संशोधन सीधे लिख देती हूँ। 71वां संशोधन कब हुआ था गाइस? तो ये भी याद रखिएगा, ये हुआ था आपका 1992 में। ठीक है, 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसके तहत जो है 3 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है ना, इसके तहत कितने भाषा को जोड़ा गया? 3 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 3 भाषा को जोड़ा गया था। वो 3 भाषा कौन कौन सी थी? तो पहला आपको याद रखना है, वो था आपका ये हो गया आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और कौन सा था? नेपाली। तो ये कितने भाषा को? 3 भाषा को जोड़ा गया था। तो ये हो गया 3 और एक, 4 भाषा। अब 4 भाषा, तो यहाँ पे जो है एक और संविधान संशोधन लिखना है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो एक दूसरा तो आपको ये याद रखना है 71वां संविधान संशोधन। और तीसरा कौन सा संशोधन याद रखना है? तीसरा आपको याद रखना है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संशोधन। और ये 92वां संशोधन कब हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा ये 92वां संशोधन हुआ था, ये 2003 में ये संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो है कितने भाषा को जोड़ा गया था? इसके तहत जो है याद रखिएगा 4 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 4 भाषा को जोड़ा गया था। अब वो 4 भाषा कौन कौन से थे गाइस? तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं कहाँ पे लिखूं, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो वो 4 भाषा कौन कौन थे? बोडो, संथाली, और इसके बाद मैथिली और डोगरी। तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं नीचे लिख देती हूँ, और वो भी रेड कलर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा, नीचे लिख दे रही हूँ। कौन सा था गाइस? तो याद रखिएगा बोडो, डोगरी, मैथिली, और कौन सा भाषा था? संथाली। ठीक है, तो ये 4 भाषा को जोड़ा गया था, जो कि 2003 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है। तो लौह एवं इस्पात उद्योग जो है ये कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, छोटा नागपुर के पठार में। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आप एक चीज छोटा नागपुर के पठार से हमेशा याद रखिएगा कि इसे जो है भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि खनिजों का भंडार कौन सा है, तो खनिजों का भंडार जो है ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, ठीक है, खनिजों का भंडार कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा कि ये आपके जो है कौन कौन से इसमें फैला हुआ है। तो याद रखिएगा छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपके हो गया झारखंड में फैला हुआ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसके बाद याद रखिएगा आपका कौन सा हो गया, ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इतने राज्यों में ये फैला हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे जो है ये खनिजों का भंडार है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ कि प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खनिज। तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में कौन कौन सा खनिज मिलता है, तो यहाँ पे लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, ये सब जो है यहाँ पे ज्यादा मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लौह अयस्क, कोयला, इसके बाद याद रखिएगा बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट, ठीक है। ये सब जो है यहाँ पे ज्यादा मिलता है। चूना पत्थर हो गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार से अगर हम बात करें कि छोटा नागपुर का पठार जो यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पे जो है लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, लाल मिट्टी, और कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ से कौन कौन सी नदियां जो है बहती है। यहाँ पे अगर मैं नदियों की बात करूँ तो याद रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से जो है आपका जो है बराकर नदी आपको याद रखना है। कौन कौन सी नदी बहती है, बराकर नदी, बराकर नदी हो गई। इसके बाद याद रखिएगा दामोदर नदी हो गई, दामोदर नदी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सी नदी हो गई, ये ये क्या है, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। तो ये सारी नदियां यहाँ से बहती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा जो आपका ये मालवा का जो पठार है, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखिएगा कि मालवा के पठार में जो है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अक्सर ये प्रश्न रहता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद बुंदेलखंड में जो है याद रखिएगा यहाँ पे लाल और पुलोई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा गाइस कि जो छोटा नागपुर पठार की अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा पारसनाथ, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, पारसनाथ, ठीक है ना। और याद रखिएगा छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। और ये कितनी इसकी ऊंचाई है, 1350, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है जिंक जो आता है वो वर्ग 12 आवर्त 4 में आता है, या फिर वर्ग 11 आवर्त 4 में आता है, या फिर जो है आपसे वर्ग 11 आवर्त 3 में आता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है ये जिंक जो है ये किस में आता है guys? तो याद रखिएगा ये आता है आपके समूह 12 यानी कि ग्रुप 12 में आता है। और जो है पीरियड आपका कौन सा है, 4 है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये जो है ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो समूह 12 में जो है, याद रखिएगा समूह 12 में आपका कौन कौन सा आता है। तो यहाँ पे वर्ग 12 की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा वर्ग 12 में जो है आपका कौन कौन सा आता है। तो जिंक आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये कैडमियम आता है, जिंक कैडमियम आता है। और इसके बाद याद रखिएगा मरकरी आता है। तो ये तीन जो है ये आपके समूह 12 में आते हैं। इसके बाद अगर मैं आवर्त चार की बात करूँ तो याद रखिएगा आवर्त चार में जो है कितना कुल 18 तत्व होता है, ठीक है ना। कितना होता है याद रखिएगा, कुल 18 तत्व होता है, कुल 18 तत्व होता है। जो शुरू कहाँ से होता है, ये जो है क्रम में शुरू होता है, जो पोटेशियम से शुरू होता है। याद रखिएगा पोटेशियम से शुरू होता है, पोटेशियम से शुरू होता है। पोटेशियम से शुरू होता है, ठीक है। और कहाँ तक जाता है गैस, तो याद रखिएगा ये जाता है आपके क्रिप्टॉन तक, ठीक है ना। कहाँ तक जाता है, क्रिप्टॉन तक। क्रिप्टॉन तक जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि पोटेशियम शुरू कहाँ से होता है। तो पोटेशियम का जो है ये परमाणु क्रमांक 19 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पोटेशियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक है 17, सॉरी 19, 17 बोल रही हूँ, 19, ठीक है। तो ये जो है परमाणु यहाँ से 19 से जो है आप 18 तक जाएंगे तो ये सारा आपका जो है आवर्त चार में आता है, ठीक है ना। और क्रिप्टॉन जो है ये अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टॉन की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए क्रिप्टॉन के बारे में। क्रिप्टॉन, ठीक है ना। तो क्रिप्टॉन कहाँ है guys? तो याद रखिएगा ये जो है आपका इसका जो है क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 है, परमाणु क्रमांक कितना है, 36, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जिंक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं गाइस। तो याद रखिएगा जिंक के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसका जो है ये आपके जो है याद रखिएगा कौन से ब्लॉक में आता है। तो जिंक जो है ये आपको ध्यान रखना है डी ब्लॉक में आता है, जिंक डी ब्लॉक में आता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जिंक का जो है ये परमाणु क्रमांक कितना होता है और इसका रासायनिक प्रतीक। तो परमाणु क्रमांक इसका 30 होता है, जिंक का परमाणु क्रमांक, परमाणु परमाणु क्रमांक कितना है guys? तो याद रखिएगा 30 है। और इसके बाद याद रखिएगा रासायनिक प्रतीक। तो रासायनिक प्रतीक कितना है, क्या है गाइस, तो जेडेन इसका रासायनिक प्रतीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि Na किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है। तो Na जो है ये सोडियम, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Na होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम सोडियम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपको याद है सोडियम एक क्षार धातु है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सोडियम जो है ये कैसा धातु है। तो सोडियम एक क्षार धातु है, क्षार धातु है, जो कि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु क्रमांक 11 है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है क्षार धातु है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये इसे जो है चाकू से बहुत आसानी से काटा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नरम होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सोडियम जो है एक नरम धातु है, एक नरम धातु है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इसे जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। और याद रखिएगा ये जो है सोडियम जो है ये बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु होता है, ठीक है ना। अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अधिक प्रतिक्रियाशील धातु,
अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होता है, यानी ये बहुत जल्दी प्रतिक्रिया कर देता है, प्रतिक्रियाशील धातु है। इसलिए इसे किसमें डुबोकर, किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। किरोसिन तेल में, किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो सोडियम है गाइस, सोडियम का खोज किसने किया था और कब किया था। तो ये भी याद रखना है कि सोडियम की खोज जो है ये डेवी ने की थी, और कब की थी, 1860 में की थी, ठीक है ना। सोडियम की खोज किसने की थी, डेवी ने, और कब की थी गाइस, तो ये भी याद रखिएगा, इसने खोज की थी 1860 में, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो है जल के साथ मिलकर जो है ये क्या बनाती है, जल के साथ मिलकर जो है हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जल के साथ मिलकर, जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस और, हाइड्रोजन गैस और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, तो सोडियम का, जैसे कि सोडियम का प्रतीक होता है Na, नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N, नियोन का प्रतीक होता है Ne, और निकल का ये रासायनिक प्रतीक होता है Ni, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यकृत है, त्वचा है, हृदय है, या फिर फेफड़ा है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो कि त्वचा होता है। और त्वचा जो होती है वो कितने परतों से बनी होती है, तो याद रखिएगा त्वचा जो होती है ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। त्वचा कितनी परतों से, तो याद रखिएगा त्वचा 3 परतों से मिलकर बनी होती है, 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो कौन कौन सी 3 परत होती है गाइस, 3 परतों से मिलकर बनी होती है। तो पहला याद रखिएगा एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और डर्मिस, ठीक है। तो याद रखिएगा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, दूसरा कौन सा परत है, डर्मिस, और तीसरा कौन सा है, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो यहाँ पे एपिडर्मिस के बारे में आपको क्या याद रखना है कि सबसे ऊपरी परत कौन सा होता है। तो सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव त्वचा का जो है सबसे ऊपरी परत, तो सबसे ऊपरी परत है एपिडर्मिस, सबसे ऊपरी परत। और इसके बाद याद रखिएगा डर्मिस जो होता है ये कौन सा परत होता है, ये जो है मध्य परत होता है, मानव त्वचा का मध्य परत होता है। और जो है लास्ट आपको कौन सा है, ये हाइपोडर्मिस, तो याद रखिएगा ये आंतरिक परत होता है, आंतरिक परत, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा कि ये जो है इसका कार्य क्या होता है, त्वचा का जो है, अगर मैं पूछूं कि इसका जो है कार्य क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा त्वचा का कार्य, ठीक है। तो त्वचा का कार्य क्या क्या होता है, तो ये विटामिन डी का संश्लेषण करना इसका काम होता है, विटामिन डी का, विटामिन डी का संश्लेषण करना, विटामिन डी का संश्लेषण करना, ठीक है। इसका तापमान नियंत्रित करना, इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो ठंड में संवेदना देना। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर का जो है रंग का निर्धारण होता है ना, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो जो रंग का जो निर्धारण होता है, ये रंग का निर्धारण जो है ये कौन करता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि रंग का निर्धारण कौन करता है, ये करता है आपका मेलेनिन, मेलेनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस नदी पर माता टीला बांध स्थित है। तो माता टीला बांध सतलज नदी पर, बेतवा नदी पर, माही नदी पर या फिर दामोदर नदी पर। तो माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, जो बेतवा नदी पर जो ये बांध है, तो इस माता टीला बांध, तो इसका निर्माण कब हुआ और कौन से राज्य में? तो माता टीला बांध सबसे पहले याद रखिएगा ये है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि माता टीला बांध जो है, याद रखिएगा इसका निर्माण कब हुआ है, निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ है 1958 में, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि आपके जो है बेतवा नदी पर और कौन सा बांध है गाइस, तो याद रखिएगा बेतवा नदी पर और जो है एक है राजघाट बांध। राजघाट बांध जो कि ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय के कारण बनता है। तो कौन सा रसायन बनता है ओजोन परत के क्षय यानी कि टूटने के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये इसके कारण टूटता है। और याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ऑप्शन सी तो आपका पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये जो है तीन यौगिक से मिलकर बना हुआ है, तीन यौगिकों से मिलकर बना हुआ है, तीन यौगिकों से मिलकर बना है। ठीक है, तो तीन यौगिकों से मिलकर बना है, तो कौन कौन से वो तीन यौगिक है जिससे मिलकर ये बना है? तो ये कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन। कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन से मिलकर, और फ्लोरीन। ठीक है, तो इससे मिलकर बना हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है ओजोन परत को क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है ना, यूवी किरणें को जो है सीधे पृथ्वी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। ठीक है ना, तो इसका जो है दो पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ओजोन परत को नष्ट करता है। तो अगर प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाए कि ओजोन परत को नष्ट कौन करता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है ये क्या कहते हैं, यूवी किरणों को क्या करता है, पृथ्वी तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इसी का होता है। यूवी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाता है, पहुंचाता है। ठीक है ना, यहाँ पे पहुंचाना अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये ओजोन परत क्या होता है। ओजोन परत सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है, वायुमंडल के कौन से इसमें स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में होता है। ठीक है ना, ओजोन परत जो है वायुमंडल के कौन से इसमें होता है, समताप मंडल, समताप मंडल जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। तो याद रखिएगा समताप मंडल में होता है। इसके बाद याद रखिएगा ये जो है ये क्या करता है, जो सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी यानी कि जो यूवी रेज होता है उसको पृथ्वी तक आने से रोकती है। ठीक है ना, तो इसका काम क्या होता है, ओजोन परत का ये जो है ये क्या करती है, यूवी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है। यूवी किरणों को पृथ्वी पृथ्वी पर आने से रोकती है, आने से रोकती है।
ठीक है, जगह नहीं है तो थोड़ा सा ये मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन जो है टेट्राक्लोराइड के बारे में याद रखिएगा। ये क्या करता है, ये जो है ये इसका जो है फॉर्मूला याद रखिएगा। ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4, टेट्राक्लोराइड, CCl4। ये जो है ये बेसिकली जो है याद रखिएगा, ये जो है पुराने समय में जो है ये क्या होता था, ड्राई क्लीनिंग में जो है इसका उपयोग होता था, ठीक है ना। और ये जो है यकृत और गुर्दा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर मैं ये मीथेन की बात करूँ, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, और याद रखिएगा मीथेन जो है ये जो है सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो मीथेन ही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है ग्रीन हाउस गैस है, शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ guys, तो याद रख लीजिएगा ये है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है ये इसका जो है उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है फास्फोरिक अम्ल बनाने में, फास्फोरिक फास्फोरिक अम्ल बनाने में उपयोग होता है, बनाने में उपयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम निम्न में से कहाँ स्थित है। तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है ये कहाँ स्थित है guys? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, यानी कि दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ guys, तो याद रखिएगा इससे जो है 1933 में इसे बनाया गया था, ठीक है ना। और पहले जब इसे बनाया गया था 1933 में, तो इसका नाम था नेशनल स्टेडियम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो पहले जो है याद रखिएगा इसे बनाया कब गया था, बनाया गया कब गया था 1933 में, ठीक है। 1933 में जब इसे बनाया गया था तब इसका नाम क्या था इस स्टेडियम का, तो इस स्टेडियम का नाम था नेशनल स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, ठीक है, जब इसे बनाया गया था। उसके बाद जो है 1982 में जो है इसका नाम बदला गया था, ठीक है, 1982 में नाम बदलकर नाम बदलकर क्या रखा गया था, नाम बदलकर रखा गया था मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, सॉरी पुरस्कार के लिए स्टेडियम, ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद रखा गया था। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा ये जो है ये स्टेडियम जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये स्टेडियम जो है याद रखिएगा ये हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि जो मेजर ध्यानचंद है इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, हॉकी का जादूगर। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है किसे, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मक्का किस कुल से संबंधित है, तो मक्का पाल्मी से संबंधित है, लिलिएसी से संबंधित है, ग्रेमनी से, या फिर क्रूसीफेरा से। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो मक्का जो है ये किससे संबंधित है, ये हो गया आपके ये ग्रेमनी, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेमनी से संबंधित है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ग्रेमनी से आपका कौन कौन सा संबंधित है, तो याद रखिएगा ग्रेमनी से आपका हो गया गेहूं। गेहूं कौन से कुल से संबंधित है, तो गेहूं जो है ये ग्रेमनी से संबंधित है। इसके बाद चावल जो है ये कौन से कुल से संबंधित है, ये भी ग्रेमनी से। इसके बाद जौ हो गया, ये भी ग्रेमनी से संबंधित है, ठीक है। इसका ज्वार हो गया, ये भी ग्रेमनी से ही संबंधित है, ठीक है, ग्रेमनी कुल से। और इसके बाद अगर मैं गन्ना की बात करूं तो गन्ना भी जो है इसी कुल से संबंधित है, ग्रेमनी से, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और याद रख लीजिएगा, जैसे कि बाजरा, ठीक है ना। बाजरा भी कौन से कुल से संबंधित है, तो बाजरा भी जो है ये ग्रेमनी कुल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ लिलिएसी कुल से, तो लिलिएसी कुल से संबंधित कौन कौन सा आएगा, इससे याद रखिएगा। लिलिएसी से हो गया आपका लहसुन। लहसुन जो है ये कौन से कुल से संबंधित है, लिलिएसी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्याज, प्याज कौन से कुल से संबंधित है, लिलिएसी से। और इसके बाद आपका हो गया और कौन सा हो गया, जैसे अगर मैं बात एलोवेरा, ठीक है ना। तो एलोवेरा कौन से कुल से संबंधित है, एलोवेरा ये भी ग्रेमनी से सॉरी लिलिएसी से संबंधित है। अब हम बात करेंगे पालमी, ठीक। पालमी से जो है ये हो गया आपका नारियल। नारियल जो है ये कौन से कुल से संबंधित है, पालमी से। इसके बाद तार हो गया, ये भी पालमी से संबंधित है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया आपका खजूर। खजूर जो है ये भी आपके पालमी से संबंधित है, खजूर। इसके बाद आप बचता है कौन सा, क्रूसीफेरा, ठीक है ना। तो क्रूसीफेरा से कौन कौन सा संबंधित है, मूली, ठीक है ना। तो मूली जो है ये किससे संबंधित है, क्रूसीफेरा से संबंधित है। सलजम ये भी आपके क्रूसीफेरा से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सरसों, सरसों भी आपके क्रूसीफेरा कुल से संबंधित है। और एक आपका हो गया फूल गोभी, ये भी आपके क्रूसीफेरा से संबंधित। तो कौन से कुल से कौन सा संबंधित है ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किससे होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ये किससे बना होता है, टंगस्टन का, प्लेटिनम का, लोहा का या फिर तांबा का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो होता है ये सबसे ज्यादा कठोर और भारी धातु होता है, तो ये भी याद रखिएगा। टंगस्टन जो है क्या है, सबसे ज्यादा कठोर और भारी होता है, सबसे ज्यादा कठोर, सबसे ज्यादा कठोर और भारी होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, टंगस्टन का परमाणु क्रमांक 74 होता है और इसका प्रतीक डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ guys, तो याद रखिएगा सबसे अधिक गलनांक वाली धातु कौन सी होती है, तो टंगस्टन ही होती है, ठीक है ना। सबसे अधिक गलनांक वाली धातु, सबसे अधिक गलनांक वाली धातु, सबसे अधिक गलनांक वाली धातु होती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा सबसे अधिक ताप जो है ये कौन सहन कर सकता है, टंगस्टन ही कर सकता है। इसलिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है ये टंगस्टन का होता है, तो सबसे अधिक ताप ही सहन करता है, सबसे अधिक ताप सहन करने वाला धातु, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा तांबा के बारे में याद रखिएगा। तांबा से प्रश्न जो है ये पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा होता है, तो तांबा जो है याद रखिएगा सबसे अच्छा विद्युत चालक है, सबसे अच्छा विद्युत चालक, सबसे अच्छा विद्युत चालक है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग याद रखिएगा विद्युत तार वगैरह में इसका ज्यादा उपयोग होता है, कॉपर का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं प्लेटिनम की बात करूँ तो थोड़ा सा प्लेटिनम के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेटिनम के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे निष्क्रिय कीमती धातु अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कौन सा होता है, प्लेटिनम होता है।
सबसे निष्क्रिय कीमती धातु, कीमती धातु, ठीक है ना। ये कौन होता है? प्लेटिनम होता है। और प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 78 होता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है। सीधा मैं लिख देती हूँ 78, ये आप याद रखिएगा, ये प्लेटिनम का होता है, ठीक है। टंगस्टन का 24 होता है। लोहा का अगर मैं बात करूँ तो लोहा का 26 और इसका कॉपर का 29, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है। यानी कि विद्युत जनरेटर में जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है चालक को डैश क्षेत्र में, यानी कौन से क्षेत्र में घुमाने के लिए डैश ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए विद्युत विद्युत, ऑप्शन बी विद्युत यांत्रिक, ऑप्शन सी चुंबकीय यांत्रिक, या ऑप्शन डी चुंबकीय विद्युत। तो गैस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनरेटर में जो है जो चालक होता है यानी कि कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, ठीक है ना। और हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको प्राप्त करने के लिए जो है आपको याद रखना है जो कंडक्टर होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। चालक को प्राप्त करने के लिए चालक को किसमें घुमाया जाता है? चुंबकीय, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। और इसके बाद याद रखिएगा, और जो है यह इसको घुमाने से क्या होता है? इसके घुमाने के बाद जो है यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यांत्रिक ऊर्जा ये घुमा किससे होता है? यांत्रिक ऊर्जा से होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जब एक चीज आप याद रखिएगा कि जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें जो है कौन सा धारा उत्पन्न होता है ये भी याद रखिएगा। तो इससे जो है इससे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि ये जो है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि ये किस पे आधारित है? फैराडे के फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस एंजाइम की कमी पेट में अपच का कारण बनती है। तो कौन सी एंजाइम की कमी के कारण? एमाइलेज के कारण, लाइपेज के कारण, पेप्सिन के कारण, या फिर ट्रिप्सिन के कारण। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेप्सिन के कारण, ठीक है ना। ये याद रखिएगा ये एंजाइम जो है क्या करता है? प्रोटीन को छोटे टुकड़े में तोड़ता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को छोटे टुकड़े में तोड़ता है, प्रोटीन को छोटे टुकड़े में छोटे टुकड़े में तोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है क्या करता है? आमाशय में जो है प्रोटीन पचाने वाला एक एंजाइम होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा प्रोटीन को छोटे टुकड़े में तोड़ता है। और ये जो है ये कहाँ पे करता है? इसका क्रिया, ये क्रिया कहाँ पे करता है? तो याद रखिएगा इसका जो क्रिया करता है ये अमाशय में करता है। तो ये यहाँ से भी आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कहाँ करता है? अमाशय में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एमाइलेज के बारे में, तो एमाइलेज के बारे में आपको क्या याद रखना है? एमाइलेज के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है ना। ये किसको तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है ना। और ये जो है ये जो है इसका जो है ये कहाँ इसका ये होता है, तो याद रखिएगा ये लार ग्रंथि और अमाशय में शुरू होता है, ठीक है ना। तो कहाँ शुरू होता है गाइस, तो याद रखिएगा एक तरीके से उद्गम अगर मैं बात करूँ तो लार ग्रंथि में ये शुरू होता है, ठीक है ना। लाल ग्रंथि और अमाशय इसका स्राव होता है, ठीक है ना, अमाशय से। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो एमाइलेज है गाइस, याद रखिएगा ये क्या करता है, ये स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है, एमाइलेज करता है, ठीक है ना। स्टार्च को स्टार्च को किसमें बदलता है, माल्टोज में, माल्टोज में बदलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि याद रखिएगा ये अमाशय में जो है प्रोटीन पचाने वाला पहला एंजाइम होता है, ठीक है। एमाइलेज जो है याद रखिएगा अमाशय में प्रोटीन पचाने वाला पहला एंजाइम, प्रोटीन पचाने वाला पहला एंजाइम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा आपका एमाइलेज हो गया, थोड़ा सा लाइपेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइपेज के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है एंजाइम जो है ये क्या करता है, वसा को तोड़ता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, वसा को तोड़ता है, और ये जो है कहाँ से इसका स्राव होता है, अमाशय से इसका स्राव होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये वसा को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है। और ये वसा को कहाँ तोड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा ये जो वसा को तोड़ने का काम करता है छोटी आंत में करता है, ठीक है ना। ये वसा को तोड़ने का काम कहाँ करता है, तो ये जो क्रिया करता है ये क्रिया कहाँ करता है, क्रिया करता है छोटी आंत में, ये क्रिया करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ट्रिप्सिन की बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है ना। ये किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, और इसका भी सेम ही काम होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये ट्रिप्सिन जो है ये क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, और ये भी छोटी आंत में ही तोड़ता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सी स्थिति पेट में जलन की अनुभूति से पहचानी जाती है। तो पेट में जब भी जलन होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है एसिडिटी। पेट में जलन कैसे होता है, यानी कि जो एसिडिटी जिसको होता है वो क्या होता है, पेट का एसिड जब भोजन नली के ऊपर की ओर जाती है, ठीक है ना, भोजन नली के ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है, ये सीने में जलन होता है, ठीक है ना। तो ये जलन की अनुभूति जो है सबसे इसका पहचान होता है एसिडिटी का। अब यहाँ पे अगर मैं अल्सर की बात करूँ, अल्सर बहुत खतरनाक होता है। ये क्या होता है, अल्सर के जो पेट या फिर आंतों के जो है आंतरिक परत में घाव होता है ना, उसे हम अल्सर कहते हैं। पेट या फिर पेट या आंत के आंतरिक भाग में क्या होता है, घाव होता है। घाव या फिर कटाव होता है, ठीक है। इसके बाद दस्त, दस्त क्या, जो मल त्यागने में कठिनाई होता है, ठीक है ना। ये सब फाइबर की कमी, कम पानी पीने की वजह से होता है, कब्ज जो होता है। और दस्त आपका जो है, जो डायरिया होता है, जो बार बार पतला मल आना जो है ये आपका दस्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जलन सिर्फ एसिडिटी में ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा आयात बंद, निर्यात बंद, नियंत्रित पूंजी या फिर आयात निर्यात बंद। तो जब बंद अर्थव्यवस्था वो होता है जहाँ पे आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाता है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था पे अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा जो हमारा भारत था 1991 में, तो लगभग हमारे उस टाइम में जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था याद रखिएगा हमेशा जो है किसके आधार पे, तो याद रखिएगा संसाधन के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था जो होता है, यहाँ पे लिखिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो याद रखिएगा संसाधनों के आधार पे वर्गीकृत किया गया है, संसाधनों के आधार पर वर्गीकृत
किया गया। ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ तो संसाधनों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था को तो आपने पढ़ा होगा, जैसे कि कौन कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, इसके बाद पूंजीवादी होता है, समाजवादी होता है, ठीक है ना। समाजवादी होता है और जो है आपका मिश्रित होता है। तो ये जो है तीन प्रकार के ये जो होती है, तो इसमें जो याद रखिएगा, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित और इसके अलावा याद रखिएगा विकास के आधार पर भी इसका किया जाता है, ठीक है ना। तो एक तो संसाधनों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा जो है विकास के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है, विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण होता है, तो इसमें जो है कौन कौन सा, जैसे इसमें पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ये संसाधन के आधार पे हुआ। और ये होता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये होता है आपकी एक खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा होता है बंद अर्थव्यवस्था। 1991 में आपको पता होगा कि हमारे देश की हालत कैसी थी, तो उस समय जो है बंद अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना। बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये कब था गाइस, 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं कि जवारा किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका जो है बताइए कि जवारा जो है ये कौन से राज्य का है, तो जवारा जो हो गया ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य हो गया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा हो गया, तो याद देखिएगा, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य हो गया आपका मटकी हो गया, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। कर्मा जो हो गया ये भी मध्य प्रदेश का है। इसके बाद अगर मैं बात करूं गणगौर, गणगौर राजस्थान का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। इसके बाद आपको याद रखना है और कौन सा हो गया, भगोरिया, ये सब मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा जवारा नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो जवारा नृत्य के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जवार जो है, जवार फसल कटाई के बाद जो है ये नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। जवार फसल कटाई के बाद, जवार फसल, जवार फसल कटाई के बाद ये नृत्य होता है। और याद रखिएगा खासकर ये मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश के जो है ये जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ना वहां होता है। बुंदेल बुंदेलखंड के क्षेत्र में खासकर होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है ये महिलाएं जो है सर पर क्या करती है, जवार की टोकरी रखकर इस पे जो है नृत्य करती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कि संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन जो है अनुच्छेद 246 में है। और कौन सी अनुसूची में अगर पूछे तो याद रखिएगा इसका जो है विधायी शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची जो होता है, 3 सूची है, यानी कि जो है अनुच्छेद 46 में जो है कितना है, याद रखिएगा, संघ सूची, संघ, राज्य और संवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है ना। याद रखिएगा 3 सूचियों का उल्लेख किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो है ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 72 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 72 जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है, राष्ट्रपति के
क्षमादान शक्ति से, क्षमादान देने की शक्ति। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 जो है ये किससे संबंधित है, ये है आपके राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति मधुमेह के उक्त मामलों से प्रभावित है तो कौन सा पदार्थ उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायता करेगा। तो दही करेगा, साधारण नमक करेगा, विनेगर करेगा या फिर बेकिंग सोडा करेगा। तो बेकिंग सोडा करेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा जो है याद रखिएगा ये जो है शरीर के पीएच संतुलन को जो है ये क्या करता है, सुधारने में मदद करता है। बेकिंग सोडा जो है आपको क्या याद रखना है कि ये जो है शरीर का जो पीएच संतुलन होता है ना, शरीर का पीएच को संतुलित करने में मदद करता है, संतुलित करने में मदद करता है। और यही अगर विनेगर के बारे में भी आप याद रखिएगा, विनेगर क्या करता है, विनेगर जो है ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायता करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज गाइज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।